बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज हम देखने जा रहे हैं प्रस्तुति जिसका नाम है रेड फॉर्म। इसके लेखक हैं आशीष पाठक और निर्देशक हैं श्री संजय उपाध्याय। मंच पे जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका नाम है आशुतोष दुबे। तो नाटक देखते हैं, फिर उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं पाखंडी प्रकाश, पाखंडी प्रकाश, पाखंडी पाखंडी पाखंडी। सिद्धांत, आदर्श, विचार, दर्शन गहन मंथन से उपजे सूत्र है। सूत्र जो बने बनाए सामाजिक फॉर्मेट को तोड़ देते हैं, वैसे जिनकी जरूरत नहीं होती वो बिखर ही जाते हैं। हालांकि इसका उल्टा सत्य नहीं कि जो बिखर गया है उसकी जरूरत नहीं थी या नहीं रहेगी। सृजन हेतु बिखराव भी तो जरूरी है। यह हो सकता है कि पुनः सृजन या संशोधन के लिए कुछ समय के लिए आकृति में बाह्य बल लगे और वो विकृत या खंडित होकर पुनः पहले से बेहतर रूप में आ जाए। नमस्ते। ये दर्शन या फिलोसफी की क्लास नहीं है, नाटक ही है। चिंता मत करिए, आपने जो भी पैसे दिए हैं वो आपके जाने के पहले मैं हंसकर, रोकर, नाचकर या गाकर चुका दूंगा। मैं तो बस आपको एक स्टेट ऑफ माइंड, मानव मन की एक सतत प्रक्रिया का आभास करा रहा था। विचार दिमाग में चलते रहते हैं, मंथन होता रहता है, विचार आते हैं। कुछ विचार बचपन के अनुभवों से, अच्छे बुरे अनुभवों से दृढ़ता प्राप्त करके सिद्धांत में बदल जाते हैं, और जो नहीं बदलते वो मंथन के काम में आते हैं। पूरी जिंदगी मैं जिस एक चीज से हमेशा बचने की कोशिश करता रहा वो है दोहरे मानदंड। छोटे से छोटे सिद्धांत को भी अपनाया तो दृढ़ता से उसका पालन किया, कष्ट सहे, लेकिन एक बार पता नहीं कैसे ज्वार की तरह चढ़ाया दोगलापन, और किसी भी तरीके से मैं अपने आप को उससे बचा ही नहीं सका। अच्छा, ये सब इतनी नॉर्मल कंडीशंस में हुआ, इतनी सामान्य परिस्थितियों में हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि प्रकाश जाधव कुछ समय के लिए ही सही ऑर्थोडॉक्स हो गया, कुछ समय के लिए ही सही। सबसे लापरवाह हम तब होते हैं जब होना चाहिए हमें सबसे अधिक चौकन्ना, और जिंदगी का एक अहम मोर्चा हम हार जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स प्रकाश, पाखंडी, परंपरावादी, पितृ सत्तात्मकता में डूबा हुआ घटिया। छी! अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ठीक है, हो गया, गलती है, इंसान से हो जाती है। इंसान गलतियों का पुतला है, तो नहीं साहब, पुतले में दिमाग नहीं होता है, वो सोच नहीं सकता। इंसान सोच सकता है, और एक ऐसी गलती जिससे सोच बचने के लिए आप पूरी जिंदगी सोचते रहे हो, यदि वो आपसे हो जाए तो ये बड़ी गंभीर घटना होती है, और सिद्धांत तथा सारा का सारा जीवन बड़ा निर्मूल लगने लगता है। और हम जैसी उम्र में ये वाली बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि हमारे जैसे बूढ़े पूरा समय अपना बीता हुआ जीवन याद करके ही तो जीते हैं। तो इसलिए हे पुतलों, मेरे संदर्भ में ये बहुत ही गंभीर घटना है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रकाश यादव है ऑर्थो।
पिताजी का ट्रांसफर भोपाल से जबलपुर हो गया था। तरक्की के साथ साथ राजधानी के दबाव भी कम हो गए थे। अब पिताजी की सामने यहां पर आकर एकदम चरम पर हो गए थे। वहां भोपाल में तो सुबह 9 बजे जूते पहनते पहनते जोर से चिल्लाया करते थे, करुणा, करुणा मेरी मां, करुणा ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम टिफिन जफर के हाथों भिजवा देना 2 बजे। जफर, इनको पिताजी कभी नहीं बतलाते थे कि टिफिन लेकर आ जाना, मगर 1 बजते ना बजते इनको इल्हाम हो जाता और ये घर के दरवाजे पर पहुंच जाते। मैडम साहब, जो है साहब का टिफिन दे दीजिए। और करुणा मैडम जाने छूटने लगती उनकी, हे तुम तिथिस थामा मी, ये तो वो अंदर बड़बड़ाते हुए जाती और टिफिन उठाती, उसको एक कपड़े में लपेटती, फिर उसको एक पन्नी में रखती और ये पन्नी उठाकर एक मोटे कपड़े के थैले में रखती, क्योंकि टिफिन को ले जाने वाला जफर था। मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि कपड़े की थैली, पन्नी और कपड़ा ये धर्म के कुचालक है या सुचालक। स्कूल में जाओ तो फिर वही एक जुमला, बदतमीज प्रकाश। यहां छोटे शहर जबलपुर में आके पिताजी अपने फुल रोल में आ गए थे। यहां पर इनका चपरासी भी रामदीन था, जफर नहीं। आप ये बड़े आराम से ऑफिस जाया करते थे, बिल्कुल जल्दी में नहीं रहते थे, बल्कि कभी कभी ही जाते थे। ऑफिस ही अक्सर मिठाई के डब्बे लेकर घर आता जाता रहता था। शाम के वक्त करुणा मैडम ये सारी मिठाई के डब्बे संभाल कर एक बार ले जा रही थी अंदर, तो मैं अपनी आदत के अनुसार उनसे पूछ बैठा, ए आई, वो जो जफर अंकल टिफिन लेकर जाते थे, वो कपड़ा, पन्नी, थैली, उनका क्या करोगी? क्योंकि अव्वल तो पिताजी को टिफिन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जफर की जगह आपके राम के रामदीन ने ले लिया। करुणा मैडम बड़बड़ाती, बदतमीज, पूरे समय बड़बड़ करता रहता है, पता नहीं क्या करेगा, समझ में ही नहीं आता। बदतमीज प्रकाश ठीक 10 बजे तैयार होते और स्कूल के लिए निकलते थे। उस समय पिताजी जल्दी जल्दी में जूते नहीं पहन रहे होते थे, बल्कि आराम से बैठकर अखबार वांच रहे होते थे। प्रकाश को देखते ही उनका अखबार नीचे आता और परंपरावादी आवाज ध्वनित होती, समय से स्कूल निकला करो, बगल में स्कूल है फिर भी इतना देर से जाते हो। मैं 8 किलोमीटर पैदल चल कर जाता था स्कूल जब तुम्हारी उम्र का था। हाँ नहीं तो मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अरे मैं उस महान बाप का बेटा हूं जो 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। मैं सोचता कि आज स्कूल जाऊंगा तो सब बच्चों को बताऊंगा कि मैं किस महान परंपरा का अगला चरण हूं। स्कूल पहुंचता, गुड मॉर्निंग सर, प्रेजेंट सर, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। शाम के वक्त जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने देखा कि पिताजी आराम से बैठे चाय पी रहे थे और वहां बगल में 2 मिठाई के डब्बे रखे हुए थे। मैं समझ गया कि आज का ऑफिस आकर जा चुका है। मेरा सीना गर्व से बिल्कुल नहीं फूला और मैं पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सबके पिताजी 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। अच्छा, सबके पिताजी क्लास में पहला आते थे तो दूसरा किसके पिताजी आते थे? और सबके पिताजी के घर ऑफिस मिठाई के डब्बे लेकर आता जाता रहता है। पिताजी जोर से चिल्लाए, बदतमीज! वो कुर्सी पर बैठ गए। हौसला बढ़ा, इन्होंने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा पिताजी के और उनसे बोला, पिताजी हमारे आपके बीच में 20 साल का फासला है। पहले आपके पास सवाल हुआ करते थे और दादाजी के पास उनके जवाब होते थे। अब हमारे पास प्रश्न है, आपके पास उत्तर है, मगर उन प्रश्नों के नहीं जो हमारे हैं। पिताजी जोर से बड़बड़ाते, बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ैल। बदतमीज प्रकाश को एक नया नाम मिला, बिगड़ैल प्रकाश। पिताजी और करुणा मैडम के अलावा
वो रामदीन तक से पीठ पीछे सुनना पड़ता, भैया ये लड़का तो बहुत ही बिगड़ गया है। दरअसल लड़के तो जैसे हैं वैसे ही हैं, बस एक क्रांति हो गई है। पहले क्या था भैया कि पिता ज्यादा जानता था और बेटा कम, क्योंकि जानना आता था अनुभव से, और अनुभव प्राप्त करते करते आदमी हो जाता था बूढ़ा। तो बूढ़ा होने के बाद पिता अपना ये अर्जित ज्ञान बेटे को देता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अब बेटे ज्यादा जान रहे हैं जितना पिता कभी नहीं जान पाएगा। बेटे और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, जिसका अंदाज पिता कभी लगा ही नहीं सकता। लेकिन ये बदतमीज प्रकाश, ये बिगड़ैल प्रकाश आपका सम्मान करता रहेगा, तब भी करता रहेगा। स्वाभाविक रूप से इस घटना के बाद से पिताजी और करुणा मैडम से बातचीत जरा कम हो गई थी, बल्कि ना के बराबर हो गई थी। उन लोगों को लगने लगा कि उनका ये बिगड़ा लड़का और ज्यादा बिगड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा बढ़ गई थी, खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चा समय साबित करने के लिए प्रकाश अधिक से अधिक समय स्कूल में बिताने लगे। स्कूल मैं दाखिला लेना चाहता था मिशन स्कूल में, पर पिताजी के एक पक्के दोस्त थे, सफल डॉक्टर थे। उनके कहने पर मेरे को महाराष्ट्र स्कूल में शरण लेनी पड़ी। इसकी 3 वजह थी। पहला, वो स्कूल मेरे घर के ठीक बगल में था, तो 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाने के सौभाग्य से मैं वंचित हो गया। दूसरा, मेरा नाम प्रकाश जाधव था, प्रकाश जॉर्ज नहीं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कि वो जो सफल डॉक्टर मित्र थे, वो स्कूल के हर कार्यक्रम में, हर फंक्शन में आते थे और ओजस्वी भाषण देते थे मुख्य अतिथि बनकर। हिंदुस्तान की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमें इसे किसी भी हाल में बचाना है। हम संस्कृति खाते हैं, संस्कृति पीते हैं, संस्कृति चलते हैं, संस्कृति के साथ उठते हैं, संस्कृति के साथ गाते हैं, संस्कृति के साथ सोते हैं, संस्कृति के साथ चलते हैं, यहाँ तक कि सुबह संस्कृति के साथ। इलेक्शन की टिकट के जवाब में थे, मिली नहीं। एक बार मिल गई तो हार गए, जीते नहीं। उन डॉक्टर मित्र के हर भाषण की चर्चा करुणा मैडम और पिताजी द्वारा मुझसे अपेक्षित रहती थी। उस स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी थे, और इसकी कोई खास वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि इस स्कूल का नाम था महाराष्ट्र स्कूल। फिर भी पता नहीं क्या बात थी। अच्छा, ये महाराष्ट्र स्कूल था, पुस्तकें चलती थी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की, महाराष्ट्र बोर्ड की नहीं चलती थी। फिर भी उधर का कोई भी बच्चा मेरे पास आता तो एक ही प्रश्न पूछता मुझसे, ए तू मराठी है का? मैं चिढ़कर बोल देता, नहीं मैं ठेठ हिंदुस्तानी। वैसे उस स्कूल में था सब कुछ हिंदुस्तानी। सुबह के वक्त जैसे ही घंटी बजती, प्रार्थना की लाइन में जाकर लगना, लाइन में लगता ही पीछे से जोर से एक धक्का आना, उस धक्के के जवाब में सामने होने को एक धक्का मारना। ऐसे आगे पीछे के धक्के के बाद जब क्लास में बढ़ते तो फिर वही बेंच की लड़ाई। 70-80 बच्चों के एक हुजूम को एक मास्टर की 40 मिनट तक लगातार बक 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 सुनना, जैसे उसका बोर्ड की तरफ पलटना, फेंक के एक रॉकेट उसको मारना। मास्टर के द्वारा यूनिफॉर्म और किताबें और कपड़े किसी खास दुकान से खरीदने के लिए कहना, उस दुकान से खरीद कर ना लाओ तो सजा बनाकर मुर्गा बना देना, मुर्गे बनने लड़के को पिछवाड़े पर एक लात मारना, और उसके बाद सुबह फिर वही प्रार्थना की लाइन। सब कुछ ठीक हिंदुस्तानी, सिवाय एक मास्टर के जिनको केवल छत्रपति महाराज शिवाजी की जीवनी आती थी। उनके हर प्रश्न पत्र में, हर टेस्ट में एक प्रश्न अवश्य होता, शिवाजी महाराज पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। अब आपको भले ही सब कुछ याद ना, उनका शौर्य भूल जाए, शिवाजी की मातृ प्रेम भूल जाए, लेकिन यदि निबंध की अंतिम पंक्ति में आपने लिख दिया, ऐसा था शिवाजी का जीवन, तो आप पास, 10 में से 10। तो ऐसा था शिवाजी का, मतलब प्रकाश यादव का स्कूली जीवन।
उस दिन मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी। आने वाले समय में महाराष्ट्र से दूसरे प्रांत के लोगों को मार मार कर भगाया जाएगा। खैर, मैं तो अपने सिद्धांतों पे अडिग था और मेरी पढ़ाई चल रही थी। हमारी क्लास में एक बच्चा था, क्लास का मॉनिटर था। मेरे को बड़ा पसंद था वो, पर साला था बहुत बदमाश। उसका एक बड़ा खतरनाक शौक था, जो मैं जानता हूँ यकीनन आप में से भी कईयों का जरूर रहा होगा। दीपावली के एक हफ्ते पहले स्कूल के अंदर बम फोड़ना। शौक वो बम फोड़ने का रखता था, पर साला बम मेरे बस्ते में रखता था। एक दिन क्या हुआ धमाका, और वही शिवाजी महाराज, उनने मेरे को पकड़ लिया। जरूर इसी क्लास के किसी बच्चे ने बम फोड़ा है। सब अपने अपने हाथ आगे करो, मैं सूंघूंगा और पता करूंगा। ए, हाथ आगे कर। मूली के पराठे लेके आया है? हाँ। एक घनिया गया था तो हाथ तो ढंग से धो के आना था ना, कुछ तो भी करता रहता है। तीसरे नंबर पर मॉनिटर को देखा, ए तुम तो क्लास के सबसे होशियार बच्चे हो, सबसे बढ़िया, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। छोड़ दिया। मेरा नंबर आया। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथों को सूंघा, बारूद की तीखी गंध उनकी देह के अंदर गई और फरमान मेरे घर पहुंचा और पिताजी को हाजिर किया गया। जाधव साहब, भले ही आपने कितने भी प्रशासनिक उपकार किए हो, किंतु इस लड़के का स्कूल में रखना संभव नहीं। हम यहाँ बालकों का भविष्य बनाते हैं। आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। गुस्से की तेज तरंग मेरे शरीर में दौड़ गई। लाड़ प्यार पिता से जो कभी मिला ही नहीं, उसका हवाला देने की क्या जरूरत है भाई। मैं तो कान पकड़े पकड़े ही बोल पड़ा, सर मां साहब, मुझे इनके लाड़ प्यार ने नहीं बिगाड़ा, वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो सर गुस्से में आकर मुझसे बोले, तो तुम्हें किसने बिगाड़ा है प्रकाश? मैं बोला, मां साहब, शिवाजी महाराज का निबंध लिखते लिखते इतना ज्यादा शौर्य भर गया था कि कहीं तो निकल नहीं था, तो टॉयलेट में फट गया। इस दीपावली करुणा मैडम ने तय किया कि इस बार का दीपावली पूजन इस बिगड़ैल प्रकाश से ही करवाऊंगी। मैंने कहा भाई ठीक है, ये भी कर लेते हैं। नहाया धोया, अच्छे से तैयार हुए, नए कपड़े पहने और मैं आके पूजन के स्थल पर बैठ गया बड़ी श्रद्धा से। आई ने उससे बोला, ए प्रकाश, हे वह, हे लक्ष्मी जी, धन की देवी, ये लक्ष्मी जी हैं, धन की देवी हैं, कमल के फूल पर बैठी हैं। आज की रात तुम्हें इनका पूजन करना है। मैं आदत के अनुसार बोल पड़ा, AI, ये कमल की देवी, धन की देवी है, तो कमल के फूल पर क्यों बैठी है? हमारे घर में तो इनको पिताजी की फाइल पर या मिठाई के डब्बों पर बैठना चाहिए। बात यहां पर नहीं थमी। इस बार कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। पिताजी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ के खींचा और बोले, करुणा मैडम से, खबरदार जिसको घर के अंदर आने दिया, दीपावली के दिन लक्ष्मी देवी का अपमान करता है, तूने इसको घर के अंदर आने दिया तो मैं तुझे भी घर के अंदर आने नहीं दूंगा। रात भर घर के बाहर रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चल। मैं शर्माता हुआ घर के बाहर खड़ा रहा थोड़ी देर तक। फिर आई को देखा तो मुझे उससे, आई हाई आयुक, हाई सुनना, मैं नहीं करूंगा। हाई शपथ, कुछ नहीं करूंगा, सब ठीक करूंगा। आई, अच्छा मेरे को पन्नी दे दे, पटाखे की पन्नी दे दे। देखना सब लोग देख रहे हैं। दरवाजा नहीं खुला। मैं चुपचाप पत्थर पर आकर बैठ गया। दीपावली की रोशनी देखता रहा। सब बच्चे बम फोड़ रहे थे, नाच रहे थे। मैं चुप था। आधी रात के वक्त रामदीन के हाथ से पन्नी में करुणा मैडम ने मिठाई और खाना भिजवाया।
मैंने छुआ तक नहीं। उस रात मैंने संकल्प किया, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा। वो वचन और वो चाहता मुझे आज तक याद है। वो बदतमीज प्रकाश को पड़ा अब तक का सबसे जोरदार चाहता था। उसके बाद से प्रकाश बेहद शांत हो गया। चाहते के डर से नहीं, बचपन के प्रयोगों को अनुभवों ने सिद्धांत में बदल दिया था। कॉलेज में पहुंचने के बाद प्रकाश बेहद बेहद शांत हो गया था। पर इतना भी नहीं कि कोई कुछ भी बोलता रहा और सुन ले, मौका पड़ता तो बोलता और जमकर बोलता। और ऐसा नहीं कि गाल लाल हो गए या कानों में रेडियो बजने लगा। इन स्पर्शों ने और इन ध्वनियों ने मुझे समझदार बना दिया था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में समोसे से भी ज्यादा गर्म बहस का मैं हिस्सा बन गया। चुनाव का माहौल चल रहा था। मैं समोसा खाने में लिप्त था। तभी मेरे कानों में जोर जोर से चिल्लाने की, बड़ी राष्ट्र प्रेम की एक आवाज सुनाई दी। मैंने देखा एक लड़का मंच पर खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हैं। पश्चिम की सभ्यता इंद्रिय सुखों में डूबी हुई है। वहां के दार्शनिक कहते हैं कि पश्चिम की संस्कृति सेंसुअस है, सेंसर्ड है, ऐन्द्रिक है। हम विनम्र हैं, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। कॉलेज में बिगड़ैल प्रकाश को शांत प्रकाश समझा जाता था, इसलिए समोसा छोड़ के उस सज्जन के बगल में जाकर मेरे खड़े होने को सब लोगों की तरफ से विशेष तवज्जो मिली और सबकी आंखों में बहुत साफ दिखाई देने लगा चमकता हुआ प्रकाश। बोल शांत प्रकाश, बोल 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 प्रकाश, बोल 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 बोल। और प्रकाश बोल पड़ा। अपने सिद्धांतों की गठरी उठाकर उसे उड़ेल दी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है पाखंड, हिपोक्रेसी। जो अहंकारी है वो मंच पर चढ़कर कहता है मैं आपका दास हूं, आपके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन आंखें देखो उसकी तो साफ नजर आता है कि उसका बस चले तो अपने पैरों के तले कुचल दे तुम्हारा सारा का सारा वजूद। और कहता है मैं विनम्र हूं। जिनके स्विस बेल्ट में खाते हैं वो यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं, जिनके बहन बड़े हो रहे हैं वो चरखा काट रहे हैं, जो जोरी बड़ी कर रहे हैं सारे कपड़े पहन के घूम रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है हिपोक्रेसी, पाखंड। पश्चिम यदि ऐन्द्रिक है तो पूरा पाखंडी है, हिपोक्रेट है। अरे मेरे को लगा यार भाई इतना बेहतरीन भाषण दिया तो खूब सारी तालियां पड़ेंगी। पर हुआ क्या, वो लड़के जिनके खिलाफ मैं ये बोल रहा था उनके बारे में पूरे कॉलेज में एक बात प्रसिद्ध थी, ये जुबान से बहुत कम बात करते हैं, दांत पर जूतों से ही करते हैं। तो भैया उन लोगों ने अपनी जुबान में मुझसे बात करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद बिगड़ैल प्रकाश प्रगतिशील हो गए और बहुत ज्यादा शांत रहने लगे। इतने ज्यादा शांत रहने लगे कि करुणा मैडम को टेंशन हो गया। वो रामदीन से बोलती, हे रामदीन, ये देखो तो हर बात में गड़बड़ गड़बड़ करके मुंह चलाने वाला प्रकाश कैसे एकदम शांत हो गया, अरे कुछ बोलते ही नहीं। माता लोगों की समस्या रहती है, चुप तो दिक्कत, बोले तो दिक्कत। देखो पूरे समय आसमान की तरफ ताकता रहता है और सभी लोग बोल रहे हैं कि प्रगतिशील हो गया। हे देवा, पता नहीं इसका क्या होगा, भगवान ही जाने। करुणा मैडम कभी नहीं जान पाई, ना कभी जान पाएगी करुणा मैडम
अब घर में पिताजी अकेले थे। मिठाई के डब्बे वही बटोर बटोर कर अंदर लेकर जाते थे। रामदीन ने करुणा मैडम की जगह ले ली। मैं मुंह बाए आसमान की तरफ ताकता और रामदीन मुझे पिताजी रिटायर हो गए। उनके दफ्तर के लोग ढोल, फूलमाला और असली मिठाई के डब्बों के साथ पिताजी को घर छोड़ गए। ऑफिस जैसे पहले मिठाई के डब्बे छोड़कर जाता था, इनको छोड़ गए। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। मैं एक दिन चुपचाप बरामदे में बैठा हुआ था। पिताजी मेरे पास आए और बोले, मेहता के नाम ये चिट्ठी लिख दिए, जाओ उसको नौकरी ज्वाइन कर लो। मेरे सिद्धांतों की तेज तरंग मेरे अंदर लहराने लगी। मैं पिताजी से बोल पड़ा, पिताजी मेरी क्लास में 60 लड़के लड़कियां हैं, यदि देना है तो 60 चिट्ठियां दीजिए। एक चिट्ठी देके आप मुक्त नहीं हो सकते। जिनके माता पिता के पास मेहता को देने की चिट्ठी नहीं है, क्या उनको नौकरी नहीं मिलेगी? मैं उन 60 लड़के लड़कियों के साथ जाकर अपनी नौकरी खुद ढूंढूंगा। मुझे ये आपकी चिट्ठी नहीं चाहिए। चिट्ठी मैंने भारी और डस्टबिन में फेंक दी। उस दिन के बाद से पिताजी और डस्टबिन दोनों ने दो कोने पकड़ लिए। मैं उन 60 लड़के लड़कियों के साथ नौकरी के लिए जब निकला तो सर, दिस इज माय रिज्यूमे, सर आई नीड दिस जॉब, सर आई एम वेरी कॉम्पिटेंट फॉर दिस, सर कदम कदम पर जिस एक चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी वो थी मेहता की चिट्ठी। खैर, अपने सिद्धांतों पर चलकर मुझे तो नौकरी मिल गई रेलवे की। क्या बात है, एक तो सरकारी नौकरी, ऊपर से परचेज डिपार्टमेंट, सब कुछ ठीक था, मगर प्रॉब्लम केवल एक थी। जिन मिठाई के डिब्बों से मैं सबसे ज्यादा चिढ़ा करता था वो इस डिपार्टमेंट की आधिकारिक मुद्रा या भाषा थी। जब पहली मुलाकात होती तो सस्ते पेड़े का डिब्बा, जब काम की बात शुरू होती तो मगज के लड्डू का डिब्बा, जब वर्क ऑर्डर हो जाता तो काजू कतली का डिब्बा, और जब काम पूरा हो जाता तो असली मिठाई का डिब्बा। नकली मिठाई पूरे ऑफिस में आराम से बट जाती, बांट कर खाने से पकड़े जाने का भय खत्म हो जाता है। और असली मिठाई वो तो पूरी पूरी रामचरण उपाध्याय ले जाया करते थे। रामचरण उपाध्याय रामायण के विद्वान, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सब उन्हें कंठस्थ था। शरीर का जो भी अंग खुला दिखाई देता था, माथा, गला, हाथ, सब पर चंदन ही चंदन पुता रहता था। कोई भी ठेकेदार उनको देखता तो तुरंत समझ जाता, अरे भक्तों यही है रामचरण बाबू, राम के भक्त। हमारे भाई को चारा देने से सारा काम हो जाता है और भाईचारा बना रहता है। मेरे को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, प्रकाश बाबू, घर के पाखंड से अलग ये प्रशासन का पाखंड, अगर आप इससे बच सके तो सच्चे प्रोग्रेसिव बन जाएंगे। प्रशासन के इस पाखंड में यदि राजनीति का फ्लेवर मिल जाए, ये अपने असली कलर में आता है। खैर, मेरे को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं उस ऑफिस में बहुत ज्यादा अनुपयोगी भी नहीं था। होता यह था कि ट्रेड यूनियन का काम निपटाने के बाद जब कभी मैं ऐसी फुर्सत से बैठता तो वो तमाम सारे लोग जिनको मिठाई के डिब्बे नहीं मिलते थे मेरे चारों तरफ बैठ जाते और मुझसे कहते,
अरे प्रकाश बाबू, अरे आप तो जो प्रोग्रेसिव हैं, पूछकर बतलाइए जरा, कार्ल मार्क्स से किस देश में क्रांति कब होगी? तो मैं कहता भैया इतनी सी बात के लिए कार्ल मार्क्स को परेशान करने की क्या जरूरत है? ये तो मैं ही बता सकता हूं आपको कि इस देश में क्रांति कभी नहीं होगी, क्योंकि क्रांति होती है भूखे पेट। सारे लोग देश को बेच बेच कर खा रहे हैं। एक बात समझना, एक नेता है, स्कूटर पर चलता है, 5 साल में सिविल लाइंस में वो एक शानदार बंगला बना लेता है। उसी समय में एक बाबू मिठाई के डब्बों के दम से यादव कॉलोनी में एक ड्यूप्लेक्स बना लेता है। नेताजी सिविल लाइंस में खुश, बाबू यादव कॉलोनी के ड्यूप्लेक्स में खुश। अब यादव कॉलोनी का ये क्लर्क के बाबू वहां सिविल लाइन के बंगले में क्रांति करने जाएगा? क्या बात करते हो मेरे भाई, पहले भी मैंने कहा कि क्रांति होती है भूखे पेट। रोटी से भी ज्यादा रिश्वत खाने वाले क्रांति नहीं करते। भ्रष्टाचार नेताओं का प्रायोजित कार्यक्रम है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये समझ लीजिए कि इस देश में क्रांति कभी नहीं हो सकती। मेरी बात को सुनते तो सारे के सारे लोग उठते, पैंट झड़ाते, बिना चाय के पैसे दिए हुए राम राम करते और बड़बड़ाते हुए निकल जाते। बड़ा बदतमीज और बिगड़ैल किस्म का आदमी है, पूछो कुछ और जवाब कुछ देता है। हाँ नहीं तो मालूम क्यों चिढ़ गए? क्योंकि इन सब की ये जो क्रांति है वो देश के लिए नहीं है, इनकी पूरी क्रांति मिठाई के डिब्बों के लिए है। यदि इनको मिठाई के डिब्बे मिलते रहेंगे तो इनको क्रांति की कोई जरूरत नहीं है। बड़े मजे मजे से इनका काम चलता रहेगा। खैर, मेरी नौकरी तो चल रही थी। घर में 2 डस्टबिनों के साथ ये मैं अकेला हो गया था। पहले मेरे अकेलेपन में करुणा मैडम और रामदीन कभी कभी आकर झांक जाया करते थे, और अब बस मैं और 2 डस्टबिन। माधवी से मेरी मुलाकात वैसे नहीं हुई जैसी कि पिताजी चाहते थे, कि मैं एक कुर्सी पर बेवजह शर्माता हुआ सा बैठा रहूं और उस पर्दे की तरफ देखूं जहां से चाय और चिवड़ा आने वाला है। थोड़ी देर में एक लड़की ट्रे लेकर शर्माती हुई अंदर आई। मैं झिझकते हुए उसकी तरफ देखूं, वो चाय का ट्रे मेरे सामने रखे और चोर नजरों से मेरी ट्रे की तरफ देखे, और मैं एक झलक में सभी आवश्यक स्थानों का अवलोकन करूं और सांस रोककर 2 दाने चूड़े के साथ चाय का कप उठा के घटक जाऊं। और घर आने के बाद पिताजी से बहुत लापरवाही के साथ अपनी सहमति दिखाते बोलूं, अब देख लीजिए आपको जैसा करना है। माधवी की मोपेड माधवी की चुन्नी का दामन थाम के अड़ गई थी। बीच रास्ते में खड़ी वो परेशान थी। मैंने जाकर पहिए में से चुन्नी का दामन निकाला और उससे पूछा, माधवी से, ऐसा अक्सर होता है? अक्सर ऐसा होता होगा तो क्या आप रोज यहां खड़े रहेंगे? बड़ी बदतमीजी से बोली। नहीं, मोपेड में गार्ड लगवा लीजिए। और हाँ, बदतमीजी मुझे बेहद पसंद है। मैंने पूछा आपसे कि आप, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है? थैंक यू। कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती है, जो नहीं उठाती आसपास जाने वाली सवारियां। कुछ लड़कियां होती है चंदन की पौध, जो सांपों को अपने दामन में पालने का
कुछ लड़कियां होती हैं बेगम अख्तर की जो बहुत कम लोगों को पसंद आती है। कुछ लड़कियां पिताजी ने माधवी को देखे बिना ही फैसला कर लिया, मैं ऐसी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा शादी तो मैं उसी से करूंगा, मैं एक कौड़ी नहीं दूंगा। नहीं चाहिए, घर में रहोगे तो किराया देना पड़ेगा। दूंगा। जानना कि प्रेम सदाशिव है। जब तुम मुझे देखो और फूलों में गंध भर जाए, जब तुम मुझे छुओ और देह अनायास दीपित हो जाए, जानना कि प्रेम सदाशिव है। जब सृष्टि की पूर्णता हम में समाहित हो जाए, जानना कि प्रेम सदाशिव है, सदाशिव है, सदाशिव है। माधवी, माधवी, टूथपेस्ट को आगे से दबाकर मत निकाला करो ना, और बाथरूम में कपड़े टांग दोगी तो 3 मिनट बच जाते हैं, समझा करो ना। माधवी, जुराबें अलग अलग कलर की ना हो, इसलिए जुराबों को एक साथ गांठ बांधकर दराज में रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती हैं। माधवी, 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 कब से कहा है कि खाना परसते समय रोटी को दाएं तरफ, सब्जी को बाएं तरफ रखो, सुविधा होती है। और पढ़ने वाला चश्मा हमेशा खाते वक्त पास में रखा करो। खाना एक संपूर्ण प्रक्रिया है, दृश्य, गंध, रंग, स्वाद। अब यदि ये चावल रुई के ढेले की तरह दिखेगा तो क्या होगा? कुछ समझा करो माधवी। प्रेम का झरना वास्तविकता की शिला पर गिरकर टकरा रहा था, लेकिन इससे मेरा प्रेम बढ़ रहा था। बस माधवी मौन हो रही थी। मुझको लगा कि मेरी प्रोग्रेसिव विचारधारा मेरे परफेक्शन के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माधवी का मौन गहराता जा रहा था। माधवी, मौन, माधवी, माधवी और मौन। माधवी का मौन टूटा और मैं चहक उठा। माधवी, माधवी कह देता हूं, सुनो ना, सुनो, मैं लड़की ही लूंगा, मुझे लड़की ही चाहिए। देखो फीमेल रेशियो बहुत कम हो रहा है, हमें इसका ख्याल रखना है। और हाँ, एक बात और, हम केवल एक बच्चा पैदा करेंगे, केवल एक, सिर्फ एक। जानती हो 110 करोड़ हो रही है हमारी आबादी। माधवी, माधवी, मैं बेहद खुश हूं माधवी, माधवी। माधवी, तुमने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मौन माधवी।
माधवी बोली, कुछ नहीं। मुझे क्या लगा कि इसका जो मौन है, मतलब मैं भी जब एकदम चुपचाप आसमान में ताका करता था तो रामदीन और करुणा मैडम भी मुझे इसी तरीके से ताकते थे। भाई इसी तरह से तो मैं प्रोग्रेसिव बना ना। मैं भी माधवी को देखता तो मुझे लगता कि मैं दौड़कर उसके पास जाऊं और उसे गले लगा दूं और उससे कहूं, माधवी प्रेम सदाशिव है, माधवी खुश हो, चाहे उठे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी माधवी, मौन माधवी, माधवी और मौन, उसका मौन गहरा रहा था। मेरे आंगन में अब एक लाल फ्रॉक सूखने लगी थी। लाल फ्रॉक, जिसने भी देखा उसने तारीफ की, वाह क्या बात है, परफेक्ट प्रकाश, एक बच्चा और वो भी लड़की, प्रोग्रेसिव प्रकाश, वेल डन, क्या बात है। रागिनी से पहले संवाद की तरह मेरे मन में अड़ गई थी ये लाल फ्रॉक। जब रागिनी का दूसरा जन्मदिन था उस दिन तो प्रकाश बाबू इतना ज्यादा खुश थे कि छोटे से छोटा बच्चा भी देखा तो इनको शर्मा जाए। सब बच्चों को अरे मेरी माली गुलिया का जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे। ए गुड्डू तुमा, ए मुनिया तुमा, ए छोटू, अरे पहन तो पहन के आ जा तो नेकू नंगा। आज शाम आओ मेरे बच्चे लोग, शाम आओ, हम केक काटेंगे, पहली गुलिया। क्या बात है, अरे बाबा बाबा, मेरी काली गुलिया, मेरी रागिनी। तुम सोचते रह जाओगे और वो तुम्हारी सोच को पछाड़ती निकल जाएगी बहुत आगे, सितारों से परे। तुम देखते रह जाओगे और वो तुम्हारी आंखों को लताड़ती नाप ले जाएगी क्षितिज की भी दूरियां। तुम जांचते रह जाओगे और वो तुम्हारी तमाम परीक्षाओं को मुंह चिढ़ाती सिद्ध कर देगी अपनी सर्वश्रेष्ठता। तुम संभालते रह जाओगे और वो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ उठा लेगी दायित्व सारे पराए घर के भी। बेटियां यदि तार की तरह बढ़ती है तो छतनार की तरह फैलती है। घर में अब केवल एक डस्टबिन रह गया था। प्रोग्रेसिव प्रकाश और मेरे प्रोग्रेसिव संस्कारों का रिटर्न देती लाल फ्रॉक वाली रागिनी, सुंदर रागिनी, होशियार रागिनी, समझदार रागिनी। मैंने रागिनी को MBA नुमा शिक्षा नहीं दी थी। मेरी नजर में थे कक्षा के 300 पाठ, शिक्षा के 300 पाठ, कक्षा, मंच और मैदान, और रागिनी इन सब में अव्वल थी। मैंने सोच रखा है जिस दिन रागिनी जान जाएगी प्रेम सदाशिव
उस दिन मैं सौंप दूंगा उसे ये लाल फ्रॉक, रागिनी की लाल फ्रॉक। सृष्टि की पूर्णता जब तुम में समाहित हो जाएगी। बूढ़ा आदमी क्या करे, घर के कोने कोने में ढूंढता रहता है, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ दिख जाए। पिताजी के कमरे में देखता रहता है, मिठाई का डब्बा मिल जाए, कहीं कोई एकाध शायद भरा हो, लेकिन सब खाली। बात पैसे की नहीं है, पर 3700 की पेंशन में घर चलाना बहुत कठिन काम होता है। अब रागिनी गई तो है नौकरी के लिए। देखो, अब मैं पैसे जोड़ता रहता तो प्रोग्रेसिव प्रकाश कहलाता, करप्ट प्रकाश नहीं कहलाता। कौन? रागिनी। अरे मत्ता गारे आ गया। क्या हुआ? हाँ, लग गई, नौकरी लग गई। अरे मेरी माँ, जा अपनी माँ को बता दे, माँ देखो तो बड़ी खुश हो जाएगी। रागिनी की नौकरी लग गई थी। जिन जिन लोगों ने वंश वृद्धि की दुहाई दी थी, सब एक एक करके आ रहे थे। बधाई देने वालों का तांता लग गया था। हो रामचरण उपाध्याय रामायण, वो तो आए तो उन्होंने लगभग पैर ही पकड़ लिए मेरे, आके एकदम बैठ गए और शुरू। वाह रामचरण, बहुत अच्छे वंशवृद्धि कर रहे हैं। और प्रकाश विभाग होगा, प्रोग्रेसिव संस्कारों के नाव पर बैठकर आप जो है भवसागर पार कर गए। 2 लड़के हैं मेरे, सोचा था अच्छी वंशवृद्धि होगी, रिटायरमेंट के बाद रामायण बांचूंगा और बढ़िया जो है तो बीवी लाकर चाय पिलाएगी और मजे से बैठूंगा। पेंशन के 3000 रुपयों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, साला एक ना एक लगा तो साथ देगा। पर अपना सोचा कभी कुछ होता है। बड़ा लड़का दिन भर कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाते रहते हैं, उसके पंगे सुलझाते। और छोटा रात भर दारू की भिट्टी और शराब के ठिकानों पर ढूंढते रहते हैं, कहीं नाली में पड़ा होगा। अच्छी वंशवृद्धि हो रही है। और आप प्रकाश बाबू, क्या बात है, आपके प्रोग्रेसिव संस्कारों का भरपूर रिटर्न देती बिटिया। क्या बात है, क्या बुढ़ापा है। वाह प्रकाश, बुढ़ापा, प्रोग्रेसिव प्रकाश का प्रोग्रेसिव बुढ़ापा, प्रोग्रेसिव प्रकाश का प्रोग्रेसिव बुढ़ापा। अब ऐसा सुनने के बाद गर्व से सीना तो फूलना ही था ना। अरे 3700 की पेंशन में तो मैं भी नहीं चला सकता था, मगर रागिनी की इस नौकरी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यही रामचरण उपाध्याय के जैसे अपने दोस्तों की चाय के दम पर पलते रहते, फिर भी जैसे तैसे मैं घर चलाने की कोशिश कर तो रहा था। किराना 2000, बिजली का 3000, अखबार, दूध 20-30, 8000। हाँ, ये तो मेरी 3 महीने की पेंशन के बराबर है। रागिनी, अरे बेटा पैर क्यों पड़ रही? पहली तनख्वाह मिल गई। अरे अरे तो सुनो तो, अरे अपने पास रखो, मुझे क्यों? मुझे 10, 20, 30, 25, 8, 6, 7, 8। क्यों मियां, बहुत उड़ रहे थे, ये लीजिए। पर ये तो अब भी काफी बचे हैं, मैं इनको यहां रख देता हूं। पर ये तो अगले महीने फिर इतनी। करुणा मैडम, आपकी याद आ रही है। आप होती तो क्या करती? हाँ, मिठाई का डब्बा।
इस मिठाई के डब्बे के साथ साथ वो लाल फ्रॉक भी मैंने बॉक्स के अंदर रख दी। लाल फ्रॉक को मिठाई के डब्बे से अच्छी तरह से दबा दिया। उस रात मैंने पेंशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं बिल्कुल मौन था, माधवी की तरह, आत्मविश्वास और सफलता से भरा हुआ। मैं जान पाया कि चैन की नींद किसे कहते हैं। इतनी भी नींद नहीं थी कि आधी रात को आकर माधवी का चादर ठीक करना मुझे समझ नहीं आता। जाते जाते माधवी बोली, कब से कह रहे हो एक कुर्ता लेना है, ले लो एक कुर्ता लाल रंग का। लाल क्यों माधवी, लाल क्यों? मैं जानता हूं तुमने अपने मौन के अंतिम स्तर पर छिपा रखे हैं व्यंग के जहरीले तीर मुझे छेदने के लिए। लाल क्यों, लाल क्यों? हाँ, मुझे आई आत्मविश्वास भरी नींद आई, जैसी पिताजी को आती थी मिठाई के डब्बों के आत्मविश्वास की नींद। मेरा हक है इस नींद पर। अस्तित्व की सार्थकता से जूझ रही है। मेरी पीड़ा हर उदास चेहरे से मिलकर एक नई उपलब्धि खोजती भटक रही है। मेरी इच्छा कोई वातावरण बनाने में तत्पर है। मेरी विवश चेतना जब मैं बसने को घर मांग रही है। डर बढ़ रहा है, संकट बढ़ रहा है। सब लोग पास आ जाओ, सब लोग पास आओ। हम लोग सब मिलके बैठेंगे, हम रास्ता खोजेंगे। हम यहाँ से रास्ता खोजेंगे, हम यहाँ से रास्ता खोजेंगे, हम यहाँ से रास्ता खोजेंगे, हम यहाँ से रास्ता खोजेंगे। मैंने नहीं लिया दायित्व तुझे ढूंढने का। मुझे नहीं चाहिए लाल रंग, मुझे चाहिए सभी सभी रंग। लाल, नीला, हरा, गुलाबी, पीला। मुझे सिर्फ लाल रंग नहीं चाहिए। लाल फ्रॉक, लाल चादर, मुझको सब रंग चाहिए। मुझको सब रंग चाहिए। लाल नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए, लाल रंग से मेरा डर बढ़ रहा था, चिढ़ा रहा था। लाल चादर और डब्बे में बंद लाल फ्रॉक आधी रात तक पड़ा रहा। नींद नहीं आई। सुबह मुर्गे की बांग ने समझाइश दी, 2-3 घंटे सो लो। नींद में भी मुझे दिखता रहा मुर्गे का सिर, गूंजती रही मुर्गे की बांग, दिखता रहा मुर्गे का सिर। सिर नहीं, केवल कलगी लाल रंग, सुर्ख लाल रंग। बचपन में भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। सांप सीढ़ी के खेल में 99 के सांप ने मुझे काटा था और सीधे शून्य पर आ गया था, जहर से नीला होता हुआ विषाक्त। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। रागिनी भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। मैं अपने डर से बचने के लिए कुछ भी करना चाहता था। मैं डर से बचने के लिए कुछ भी कर। मैंने रागिनी का सेलफोन जाकर चेक कर लिया। मैंने रागिनी का सेलफोन चेक किया। रागिनी, तुम्हारा
नए मॉडल का है ना? FM रेडियो सब गेम्स, सांप सीढ़ी, हाँ गेम खेलना था मैं, स्नेक लेडर, स्नेक ले। रागिनी अपना फोन लेकर चली गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं खुशी से नाचूं, लेकिन मैं विषाक्त हो रहा था, जहर से नीला पड़ रहा था, मुझे कुछ हो रहा था, मेरी आंखों के नाके नशा छा रहा था। मैंने उसका नंबर याद कर लिया था। हेलो, मैं प्रकाश यादव बोल रहा हूँ, रागिनी का पिता। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई अच्छी लड़की देखी नहीं कि पड़ गए पीछे। रागिनी की नौकरी की तरफ तुम्हारी नजर है ना? प्रेम का मतलब समझते हो? स्त्रियों को पैर की जूती समझने वाले ही होंगे तुम्हारे संस्कार। कान खोल के सुन, रागिनी मेरी बेटी है, प्रकाश जाधव की। समझदार को इशारा काफी। मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दे रहा हूं। मैं तो तैयार बैठा हूं कब से, वो लाल फ्रॉक रख के जो वहां मिठाई के डब्बों के नीचे दबी है। और डब्बों की बात नहीं है, वो तो चले जाएंगे फिर डस्टबिन में। अरे तुमको अच्छे बुरे का अनुभव नहीं है। ये पितृसत्तात्मकता की बात नहीं है, पिता का अनुभव है, प्रेम है उसका। उस दिन रागिनी ऑफिस से आई तो सीधी मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई। हाँ, मैंने की थी संदीप से बात। वो कुछ बोलते नहीं देता, खुद ही कुछ सब कुछ बोलता रहता है। तुमको अपनी संपत्ति और जागीर ही समझता है। वो ना बड़ा पाखंडी और ऑर्थोडॉक्स किस्म का लगा मुझे। ऑर्थोडॉक्स है पिताजी? ऐसा लगा मुझे वो चाटा मारकर चली गई। बचपन से अलग इस उम्र में तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। चिढ़ा रही हो ना मुझे? मेरे परंपरावादी व्यवहार पर मुझे लज्जित करने की कोशिश कर रही हो? जानबूझकर अपना सेल फोन छोड़कर चली गई हो? सोचती हो कि मैं चेक करूंगा? और मैं तो कब से बैठा हूं ये लाल फ्रॉक लेके। अब मेरे फैसले का इंतजार है। सब कुछ तय कर लिया तो फिर फैसले की क्या जरूरत है? मुझसे पूछने का क्या मतलब है? रागिनी भाई अपना सेल फोन उठाकर अपनी तनख्वाह रखकर चुपचाप चली गई। प्रकाश की लालिमा उतर रही है, उसका कच्चा लाल रंग उतर रहा है, 99 के जहर से नीला पड़ रहा है, पाखंड से विषाक्त। लेकिन विचारों का उद्दीपन हुआ है तो सिद्धांत रूप में पालन भी होगा। संदीप, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो समझ लेना ये शादी मेरी लाश पर होगी। तुम यदि रागिनी को भावनात्मक रूप से छल सकते हो तो ये काम मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। मेरा रागिनी से संबंध तुमसे 20 साल अधिक है, समझे? इस स्थिति से प्रफुल्लित होकर मेरा मन तो कर रहा था कि वो लाल फ्रॉक मैं रागिनी को दे दूं, लेकिन अब इस खेल में मुझे मजा आने लगा था।
रागिनी, बेटा बेटा आपने तो अपने पापा को बुला ही दिया, सारे फैसले कर लिए। नहीं, सुन 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 सुन, सुन। मैंने संदीप से बात करने की कोशिश, वो सुनता कब है? अरे तुम समझदार हो, होशियार हो, but when I am saying something, there has to be some reason ना मुझे। देखो, अब तुम सब कुछ तय कर ही चुकी हो तो एक बार सोच लेना बच्चे। पापा loves you, your पापा loves you, रागिनी। आज फैसले का दिन है। रागिनी अंदर तैयार हो रही है। माधविया का चाय का कप रखकर चली गई। मैं समझ गया कि आज कुछ होने वाला है। परेशान नहीं हूं, पर चिंता तो होती है ना, कौन जीतेगा, संदीप या मैं? हारे ही। हेलो रागिनी, पापा को बुला दिया। तुम्हारे हाथ का ये सूटकेस तुम्हारा फैसला बता रहा है। आप देखो, ये सबसे पहली बार इनसे गोद लिया था मैंने तुमको बेटा। जब तुम्हें डर लगता था, तुम्हें तबकी देकर सुलाता था ना, इससे स्कूल छोड़ने जाता था ना, तुमको इस हाथ से पकड़ के स्कूल जाती थी, रोती थी तो तुम्हारे सिर को पुचकारता था। छोटी छोटी चोटियां की है। तुमको बहुत डर लगता था चाकू से। हर जन्मदिन पर केक काटते समय में अपने हाथों का सहारा देता। एक बार ये हाथ पकड़, एक बार इन हाथों का स्पर्श कर। मैंने आगे बढ़कर रागिनी के हाथ को थाम लिया। एक सेहरन सी महसूस हो रही थी। लग रहा था वो अपना हाथ छुड़ाना चाह रही है। मैंने अपनी परंपरावादी पकड़ को मजबूत कर लिया। संदीप, तुम नहीं जीत सकते। सामने माधवी खड़ी थी। माधवी के चेहरे की चमकती लाल बिंदी देखकर डर बढ़ने लगा। मौन माधवी बोल पड़ी। वैराज साम निनादित हो रहा है प्रकाश। वो समझ रही है कि प्रेम सदाशिव है। 3700 के पेंशन में भी घर चल सकता है। तुम्हारा कच्चा लाल रंग उतर रहा है। परंपरावादी हो तुम। अपने बाप की तरह मिठाई के डब्बों के लालच से दबे हुए ऑर्थोडॉक्स प्रकाश हो तुम। और तुम्हारे जीवन की ये अब तक की सबसे बड़ी बदतमीजी है। बदतमीज प्रकाश, शून्य पर पड़े अधमरे प्रकाश, हाथ छोड़ दो। तुम्हारे सिद्धांत सड़ रहे हैं। मवाद बह रहा है उनसे। जाकर उनका इलाज कराओ। पहुंच तो अपने ये घड़ियाली आंसू। नहीं चाहिए रागिनी को तुम्हारी लाल फ्रॉक, कच्चा लाल रंग छोड़ देने वाली लाल फ्रॉक। पकड़, छूट गई। कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। कौन था? प्रकाश मौन था। पहली बार पूरे ब्रह्मांड में जगह ढूंढ रहा था। मुंह छिपाने को हमेशा लड़ते रहने वाला प्रकाश कहीं जगह नहीं मिल रही थी। भटक रहा था चारों तरफ। अपने खंड के नीले रंग को छुपाने ढूंढ ली उसने लाल फ्रॉक। पाखंड के नीले रंग को छिपाती
रेड फ्रॉक। मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बदतमीज प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं बिगड़ैल प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं शांत प्रकाश, मैं बेहद शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, बेहद शांत प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं प्रगतिशील प्रकाश, मैं पाखंडी प्रकाश, मैं पाखंडी प्रकाश, पाखंडी पाखंडी पाखंडी। उन्होंने कोशिश की, ये नहीं कह सकते हैं कि 5 दिन में तैयार हुआ, 1 सप्ताह में, 1 महीने में, लेकिन 5 दिन ही में तैयार हुआ है ये नाटक। और ये अच्छी बात थी कि ये रट के आ गए थे, डायलॉग उनको याद हो गया था, लेकिन 4 दिन 5 दिन बहुत ज़्यादा होता नहीं है, कम से कम 10-15 दिन समय चाहिए था तब जाकर, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। पहले से शेड्यूल बदलता जा रहा था लगातार, बहुत पहले इसका शो हो जाना था, लेकिन समय नहीं मिल पाने की वजह से डेट टल रहा था। तो वैसी स्थिति में इनकी व्यस्तता आ गई अचानक, तो 4 दिन ही मात्र समय निकाल पाए, 5 दिन। इसकी वजह से करना तो था, शो मस्ट गो ऑन, और इन्होंने अपने ढंग से कोशिश की। थोड़ा कच्चा है और रिहर्सल की कमी आपको लगी होगी, और मैं मानता हूँ कि नाटक धीरे धीरे बनता है और फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है नाटक सिनेमा की तरह। तो हो सकता है कि अगली बार जब इसका शो हो तो और इम्प्रूव करें और ग्रो कर जाए। तो एक तरह से पूर्वावलोकन प्रस्तुति की तरह इसको हम लोग मान के चलें, और मैं मानता हूँ कि नाटक जो है अभिनेता का माध्यम है, और अभिनेता ही के ऊपर सारा दारोमदार होता है। डायरेक्टर अपनी बात 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी है अपने तरीके से टिप्स दे देता है एक्टर को, और उसको फिर एक खास तरह का एक वातावरण तैयार होता है, उसमें अभिनेता को अभिनय करना होता है। तो अगर इन्होंने जो कुछ भी इतने कम समय में कोशिश की, और मुझे लगता है कि एक जोरदार तालियों से प्रस्तुति का ये प्रदर्शन था। प्रस्तुति की सचिव शारदा सिंह हैं, और ये प्ले की को इन्होंने में इनका भी सहयोग रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा। और भी प्रकाश में विनय कुमार ने लाइटिंग की, लेकिन रोहित चंद्रा साउंड पर थे, साउंड डिजाइन रोहित चंद्रा ने की। तो बाकी नंदन ने काफ़ी मेहनत किया सुबह से लेकर। बैक स्टेज में रोशनी है, रोशनी ने बैक स्टेज में कॉस्ट्यूम और ये सारा कुछ। विनीता चली गई, तो 2 लोगों ने मिलकर सारा प्रॉप्स वगैरह और कॉस्ट्यूम वगैरह इसकी व्यवस्था कर रहे थे, और यही छोटी सी टीम थी। तो और भी लोग हैं, बच्चा हमारे साथ जो है काम कर रहे, स्पर्श है, गोलू राइट में, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। ये सारे लोग आ जाओ स्पर्श। ये एक छोटी सी टीम थी, और इस स्पेस को लेकर एक बहुत ही, मैं हाउस ऑफ वैरायटी के जो सुप्रीमो हैं सुमन सिन्हा जी, अरे सेवक है भैया, सेवक। प्रस्तुति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब लोगों को निवेदन ये करता हूँ कि कल भी हम लोग निर्माण की तरफ से नांदी पाठ गाने की एक संध्या का आयोजन रखा है,
उसमें नाट्य संगीत, नाटकों से संबंधित जितने भी कुछ खास गीत है उसको हम लोग गाएंगे और बीच बीच में मैं कुछ बोलूँगा उस नाटक के बारे में, उस रंग संगीत को लेकर या संगीत एक तरह से लेक्डेम जैसा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जैसा गाना भी होगा और बातचीत भी होगा। तो अपने मित्रों को और कहिए आपकी नाटक देखें, नाटक टिकट खरीद कर नाटक देखें। चाहे 10 लोग ही बैठे हैं लेकिन अच्छा ये लग रहा है कि सारे लोग टिकट लेकर आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए और धीरे धीरे स्थिति बनेगी कि लोग नाटक देखेंगे टिकट लेकर, ऐसी हमें उम्मीद है। और हाउस ऑफ वैरायटी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये जगह उपलब्ध कराया और कल भी हम आपके सामने नांदी पाठ लेकर आएंगे, तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।